नमस्कार, दूरदर्शन जम्मू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अंकुश शर्मा। आप देख रहे हैं कार्यक्रम साड़ी धरती साड़े लोग। आज हम चर्चा करने वाले हैं HADP के प्रोजेक्ट नंबर 20 को लेकर, यानी कि इनोवेटिव एक्सटेंशन अप्रोचेस फॉर रिविटलाइजिंग एग्रीकल्चर इन जम्मू एंड कश्मीर। आखिर HADP है क्या, ये ग्राउंड लेवल पर किस तरह से काम कर रहा है और साथ ही साथ कौन कौन सी ऐसी स्कीम्स हैं जो कि किसानों के वेलफेयर के लिए, एग्रीकल्चर में और ज़्यादा आगे बढ़ने के लिए इस समय ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट की जा रही हैं। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ इस समय डॉक्टर विनोद गुप्ता मौजूद हैं, जो कि प्रोफेसर और हेड हैं डिवीजन ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन सुकास्ट जम्मू के। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका दूरदर्शन जम्मू में। नमस्कार। कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया जी सर, सबसे पहले मैं आपसे ये समझना चाहूँगा कि इनोवेटिव एक्सटेंशन अप्रोचेस हैं क्या, किस तरह से काम कर रही हैं ग्राउंड लेवल पर? देखिए, आज से 3 वर्ष पहले जी होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा लॉन्च किया गया था और उसमें 29 प्रोजेक्ट थे अलग अलग विषय को लेकर के। उसी में एक सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था प्रोजेक्ट नंबर 20, जिसको हम इनोवेटिव एक्सटेंशन अप्रोचेस के नाम से जानते हैं। और बेसिकली क्या है कि अपना जो भी एक्सटेंशन सिस्टम अभी तक काम कर रहा है पूरे स्टेट में, इसको किस तरह से हम रीजनरेट करें, किस तरह से इसमें थोड़ा सा किसानों का इंटरेस्ट लेकर के आएँ और किस तरह से टेक्नोलॉजी को इसमें इंड्यूस करें, ताकि हमारा किसान टेक्नोलॉजी के माध्यम से सारे डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से, हमारे कृषि विश्वविद्यालयों से जुड़ा रहे जी और कोई भी अगर स्कीम का उसको लाभ लेना है तो इसी प्रोजेक्ट के माध्यम से जो हम सिस्टम डेवलप करने जा रहे हैं या डेवलप किया है पिछले 2-2.5 साल में, और काफ़ी सारे किसान उसमें जुड़े भी हैं, रजिस्टर भी किया है, तो इसके माध्यम से हम सारी स्कीमों का लाभ किसानों तक पहुंचाने में कुछ हद तक सफल भी हुए हैं। यानी कि मॉडर्न एग्रीकल्चर की अगर हम बात कर रहे हैं तो टेक्नोलॉजी को कैसे इसमें इंक्लूड किया जा सके, क्या क्या बेहतर चीज़ें जो हैं किसानों के लिए लाई जा सकें, जैसे कि अभी ड्रोन सिस्टम हम देखते हैं और प्रोग्राम्स किस तरह से चलाए जा सकते हैं, टेलीविज़न की मदद किस तरह से ली जा सकती है, AI का इस्तेमाल किस तरह से किया जा सकता है, क्या इन चीज़ों का भी इसमें जिक्र है? बिल्कुल। इसमें जैसे मैं अभी बेसिक्स पे बात करूँगा जी तो हम सभी जानते हैं, क्योंकि किसान का बेटा होने के नाते हो सकता है आपकी भी ज़मीन रही हो या गांव में, पहले हम सभी गांव से ही पले बड़े हैं जी तो एक किसान को किसी भी स्कीम का लाभ लेने के लिए डिपार्टमेंट में आना पड़ता था। मान लो किसी बॉर्डर एरिया में वो रहता है, यहाँ से 100 किलोमीटर दूर, तो वो 100 किलोमीटर सुबह 6 बजे घर से निकलेगा, उसके बाद वो किसी डिपार्टमेंट में 4 घंटे बाद पहुँचता है और पहुँचने के बाद मान लो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के डायरेक्टरेट में जाता है तो वहाँ उसको कंसर्न ऑफिसर नहीं मिलता है। जी एक तो उसका समय बर्बाद होता है, दूसरा उसका पैसा बर्बाद हुआ और जो इन्फॉर्मेशन उसको चाहिए थी वो उसको नहीं मिली। तो इस प्रोजेक्ट के माध्यम से हमने किसान खिदमत घर, एक बड़े पैमाने पर ये योजना लॉन्च की गई है स्टेट गवर्नमेंट द्वारा, जिसमें हर अल्टरनेट पंचायत में एक KKG खुल रहे हैं और अभी तक 3 वर्ष हमें हो चुके हैं इस प्रोजेक्ट में और लगभग हम अपने लक्ष्य को लगभग उसकी प्राप्ति की तरफ बढ़ रहे हैं। इन KKGs को पूरी तरह से टेक्नोलॉजी के साथ लैस किया गया है। टेक्नोलॉजी से मेरा अभिप्राय ये है कि इनको इंटरनेट कनेक्टिविटी दी गई है, जी एक कियोस्क दिया गया है जो किसानों से हम डायरेक्ट बातचीत कर सकते हैं। काफ़ी सारी ऐप्स डेवलप की गई हैं जिसमें हम किसान को अगर कोई समस्या आ रही है, उस ऐप के माध्यम से वो डायरेक्ट यूनिवर्सिटी से जुड़ सकता है और डायरेक्ट डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से। और जितने भी 28 प्रोजेक्ट हैं, ये 29 प्रोजेक्ट्स हैं HADP में, 28 प्रोजेक्ट्स प्लस गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स हैं जी वो इस KKG के माध्यम से किसानों तक पहुँचे, उसकी पंचायत तक पहुँचे। अल्टरनेट पंचायत की हम बात कर रहे हैं कि वहाँ पर ये इस्टेब्लिश हो रहे हैं। जी तो एक तो किसान के लिए उसका जो डिस्टेंस था वो कम हुआ, दूसरा उसको हर फैसिलिटी उसके घर पे मिलेगी, और तीसरा सिर्फ इतना है किसान को 20 या 50 रुपये अपना एक फ़ी रखी हुई है सरकार ने, वो फीस देनी है और सारी जानकारी वहाँ से ले सकता है। और इसके अलावा अगर किसी इनपुट की ज़रूरत, हमें फर्टिलाइज़र, बीज हो गया, खाद हो गई, ये सारी चीज़ें वहाँ से उस खिदमतगर से वहाँ मिलती हैं। दूसरा जो आपने बात की AI और प्रिसिशन फार्मिंग की, तो इसमें ही 28 प्रोजेक्ट्स में
एक प्रोजेक्ट अपना ऐसा है जो इस पर पूरी तरह से काम कर रहा है, प्रिसिशन फार्मिंग और एआई पे। तो जितने भी प्रोजेक्ट्स, जितने भी विषयों पे हैं, सारे इस प्रोजेक्ट के माध्यम से किसान तक पहुंचेंगे, ये हमारा प्रयास है। यानी कि प्रोजेक्ट नंबर 20 जो है वो अपने आप में ही बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, और जिसमें ख़ास तौर पर जो ध्यान दिया गया है वो टेक्नोलॉजी पर दिया गया है, किस तरह से एडवांस लेवल की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हम इसमें कर सकते जी हैं। बिल्कुल, ताकि किसान जो है उस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके, जी। क्योंकि आजकल चाहे किसानी है, चाहे कोई भी विषय पर कोई भी काम करता है, तो टेक्नोलॉजी के साथ उसको जुड़ना ही पड़ेगा। सर, साइबर एक्सटेंशन और मल्टीमीडिया टेक्नोलॉजी की बात करें तो एग्रीकल्चर इन्फॉर्मेशन जो है वो फार्मर्स तक पहुंच पाए, जैसे आपने बताया हमने इंटरनेट उनको लगा कर दिया, इसके अलावा क्या क्या स्टेप्स उठाए गए हैं ताकि जो इन्फॉर्मेशन है उसका फ्लो जो है और ज़्यादा बढ़ सके? देखिए, साइबर एक्सटेंशन के माध्यम से हमने कुछ 2-3 कंपोनेंट्स पे हम इसमें स्पेशली बातचीत कर रहे हैं। जी। एक तो जैसे दूरदर्शन से हमारा टाई अप हुआ है कि हमारे वैज्ञानिक दूरदर्शन में जाते हैं, वहाँ पर विषयों पर चर्चा करते हैं, एग्रीकल्चर उससे अलाइड जितने भी हैं, चाहे वो वेटनरी से संबंधित है, हॉर्टिकल्चर से संबंधित है, और वो दूरदर्शन के माध्यम से हमारे श्रोताओं तक पहुँचता है, हमारे किसानों तक उसकी जानकारी पहुँचती है। एक तो ये हो गया। दूसरा, हमने कम्युनिटी रेडियो स्टेशन स्टार्ट किया है। जी। यहाँ 2024 में नवंबर में जब अपना यहाँ किसान मिला था, तो माननीय मुख्यमंत्री जी जनाब उमर अब्दुल्ला साहब ने इसका उद्घाटन किया। तो इस फ्रिक्वेंसी के माध्यम से हम अपने 15 किलोमीटर के रेडियस तक डायरेक्ट किसानों तक पहुँच रहे हैं। जी। और इसमें हमने जो एक ऐप डेवलप की है, अगर आप ऐप डाउनलोड करते हैं तो पूरे दुनिया में आप कहीं भी बैठकर इस एफएम रेडियो को सुन सकते हैं। इसमें भी काफ़ी सारे कार्यक्रम हैं, किसानों के लिए भी हैं, हमारे कल्चर को, अपनी संस्कृति सभ्यता को किस तरह से प्रोटेक्ट किया जाए, और जो किसान हैं, उनके बच्चे हैं जो पलायन कर रहे हैं, माइग्रेट कर रहे हैं, उनको किस तरह से रोका जाए, उसके बारे में भी इसमें जानकारियाँ दी जाती हैं। ये हो गया तीसरा। जी। और इसके अलावा हम यूनिवर्सिटी में एक कम्युनिकेशन सेंटर भी डेवलप कर रहे हैं, जिसमें ऑडियो, वीडियो और प्रिंटिंग, ये सारी फैसिलिटीज़ रहेंगी। जी। प्रिंटिंग की फैसिलिटी ऑलमोस्ट हमने जनरेट कर दी है। हमारा ई स्टूडियो भी ऑलरेडी जो वीडियो प्रोडक्शन के लिए वो भी तैयार है, और कम्युनिटी रेडियो स्टेशन ऑलरेडी ऑडियो के लिए हमारा इनागोरेट हो गया है। तो इसको एक अम्ब्रेला कम्युनिटी अपना कम्युनिकेशन सेंटर के अंतर्गत हम तीनों को साइबर एक्सटेंशन के हिसाब से चला रहे हैं। कम्युनिटी रेडियो का आपने जिक्र किया, दूरदर्शन का जिक्र किया आपने, इसमें आप किस दिशा में काम कर रहे हैं कि कौन कौन सी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो आपकी टॉप प्रायोरिटी पर है जो कि किसानों तक पहुंचाई जा सके? जैसे कि आपने बताया कि कम्युनिटी रेडियो को डेवलप करने का एक एम जो था वो ये था कि किसानों तक जो इन्फॉर्मेशन का फ़्लो है वो पहुंच पाए, जो भी एडवांस टेक्नोलॉजी है और जो भी खेती बाड़ी में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है वो जानकारी आप उन तक पहुंचा पाएँ। तो आप किस किस दिशा में उन तक जानकारी पहुंचा रहे हैं और कौन कौन सी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो किसानों तक पहुंचाई जाती है और जिसका वो लाभ ले रहे हैं? देखिए, जैसा मैंने अभी कहा आपको कि ये 15 किलोमीटर रेडियस के अंतर्गत हमारा कम्युनिटी रेडियो स्टेशन काम करता है। जी। तो पहली प्रायोरिटी हमारी ये है कि जो इस रेडियस के अंतर्गत अपने किसान आते हैं, जी। मतलब ये हो गया कि आप जम्मू डिस्ट्रिक्ट के किसान मान सकते हैं कि वहाँ तक अपना ये रेडियो पहुँचता है। तो जम्मू में जो भी अपनी किसान फसलें उगाते हैं, जैसे इस सीज़न में अभी चावल की फसल, धान की फसल लगाई जाएगी, उसके अलावा मक्का की फसल लगेगी जहाँ पानी की कमी है, कुछ दालों की खेती होगी, कुछ सब्जियों की खेती होगी। इसके अलावा जो अपने जानवर से जुड़े जो विषय हैं, जानवरों की बीमारियां हैं या उनकी वैक्सीनेशन किस तरह से की जाए, ये है। देन हॉर्टिकल्चर प्लांट्स हैं, कोई अगर नया बाग लगाना चाहता है तो उसके लिए गवर्नमेंट से क्या क्या स्कीम्स उसको मिल सकती हैं। और टेक्निकलिटीज़ के ऊपर, मान लो किसी ने आम का बाग बड़े पहले से लगाया तो उसकी रीजेनरेशन किस तरह से की जाए, उसकी ट्रेनिंग किस तरह से की जाए, प्रूनिंग किस तरह, काफ़ी सारे विषय ऐसे हैं जो किसानों से सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। जी। और दूसरा, हम अपने कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के माध्यम से अपने कल्चर को भी प्रमोट कर रहे हैं। जैसे बैसाखी का फेस्टिवल आता है तो अपनी कटाई शुरू होती है, तो उस फेस्टिवल का क्या महत्व है हमारे किसानों के जीवन में। इसी तरह से जो संस्कृति है या कल्चर है और जो किसानी है वो एक दूसरे के पूरक हैं। जी। मेरा ये मानना है।
तो हमारा ये प्रयास है कि अपनी सभ्यता संस्कृति को भी, जो हम पाश्चात्य सभ्यता की तरफ हमारे युवा बढ़ रहे हैं, उसको किस तरह से रोका जाए और इसको किस तरह से फिर से लोगों में एक जागरूकता लाई जाए। तो ये अपना एक बड़ा, अगर हम मोबाइल एप्लीकेशंस की बात करें तो जैसे कि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम DSS है या फिर एक्सपर्ट सिस्टम ES है, ये सर्विसेज कैसे काम करती हैं एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में और इनका क्या क्या बेनिफिट है जो किसान उठा सकते हैं? देखिए, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम और एक्सपर्ट सिस्टम ये एक ही चीज़ सिक्के के दो पहलू हैं। जी हम ऐसी ऐप्स को डेवलप करने जा रहे हैं जी कि किसान को, मान लो वो उन्होंने गाय रखी है, जब भैंस रखी है, जी तो उसको मुंह खुर रोग, फुट एंड माउथ डिजीज़ हो जाती है। जी ठीक है, तो फुट एंड माउथ डिजीज़ वो फ़ोन पे समझाने के अलावा अगर हमें उसको फोटोग्राफ वो भेज सकता है जी। या उसका एक वीडियो बना करके भेज सकता है, तो जैसे ही वो उस ऐप पे अपनी प्रॉब्लम को अपलोड करेगा या फ़ोटो खींच के वहाँ पे अपलोड करेगा, तो इमीडिएटली उसमें उसके सॉल्यूशंस भी उस ऐप के माध्यम से उसको मिल जाएंगे। जी तो यही है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। मतलब किसान ने अप्लाई किया और उसको इमीडिएटली उसका रिस्पांस मिल गया। तो काफ़ी सारे इश्यूज होते हैं किसानों से जब हम किसानी करते हैं, बीज का हो गया, खाद का हो गया, कौन सा बीज लगाना है, कौन सी खाद, कितनी खाद उपयोग में लानी है, किस फसल के लिए। तो ये सारे विषयों के इंस्टेंट जो क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर जैसे ही वो अप्लाई करेंगे उनके आंसर उनको मिल जाएंगे। इसके अलावा मान लो कोई ऐसा कोई वायरस या कोई ऐसा फंगस या कोई ऐसी डिजीज़ प्लांट में आती है जिसका इंस्टेंट उसको जवाब नहीं मिल पाता है, तो उस ऐप के माध्यम से वो डायरेक्ट यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट से बातचीत कर सकता है। जी तो यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट उस प्रॉब्लम को लेते हैं, उस पर काम करके और उसको 2 या 3 दिन में उसका जवाब देते हैं। तो यही है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम और एक्सपर्ट सिस्टम। तो इसी को हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से कैसे किसानों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, और इस सिस्टम पे ऑलरेडी हमने टेंडर कर लिया हुआ है। हमारे जो साइंटिस्ट या एक्सपर्ट्स हैं इस पे ऑलरेडी काम करना उन्होंने शुरू कर दिया है। लेकिन सर इस बीच एक प्रॉब्लम ये भी कह सकते हैं कुछ किसानों के लिए हो सकती है, जैसे कि अगर कोई इंटरनेट एक्सेस करना नहीं जानता है, मोबाइल एप्लीकेशन चलाना नहीं जानता है, उस समय आपके पास टेलीविज़न और कम्युनिटी रेडियो तो एक बहुत बड़ा ऑप्शन हो सकता है। लेकिन क्या क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ते हैं इस चीज़ को लेके जब मोबाइल एप्लीकेशन की बात आती है तो, या इंटरनेट कनेक्टिविटी की बात आती है और किसान उस चीज़ को एक्सेस नहीं कर पाते, तो किस तरह से आप अवेयरनेस पहुंचाते हैं, किस तरह से आप उनको गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं? बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है आपने। जी पहले तो अगर हम आज की बात करें तो कोई भी ऐसा परिवार है नहीं जो इंटरनेट कनेक्टिविटी या एंड्रॉयड फ़ोन सिस्टम से जुड़ा नहीं है। जी फिर भी हम ये मान के चलते हैं कि 20-30% जो गांव पर, पहाड़ी इलाके में इस तरह के यहाँ पर कनेक्टिविटी का कोई इशू हो सकता है। जी तो इसके लिए जो मैं KKG की बात कर रहा हूँ, हमने वहाँ फैसिलिटेटर नियुक्त किए हैं। जी तो गाइड करने के लिए। हाँ, गाइड करने के लिए। और जो मैंने पहले आपको कहा, या 20 या 30 या 50 रुपये वो फैसिलिटेटर की फ़ीस है बेसिकली, ताकि वो जो भी किसान को जानकारी चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए टेक्नोलॉजी के माध्यम से, वो उन फैसिलिटेटर की एक अर्निंग होगी। हम उनको कोई सैलरी नहीं दे रहे। जी तो फैसिलिटेटर उन्हीं के माध्यम से अपनी एक इनकम जनरेट करेगा और किसानों को पूरी तरह से गाइड करेगा। और हमने यूनिवर्सिटी में ऑलमोस्ट सभी फैसिलिटेटर्स जो नियुक्त किए गए हैं उनको 3 स्टेप्स में उनको ट्रेन किया है, ताकि कोई भी अगर उनको जानकारी चाहिए, उनको एग्रीकल्चर के विषयों में भी हमने ट्रेन किया है, टेक्नोलॉजी के लिए भी उनको हमने ट्रेन किया है जी और अलाइड सेक्टर के लिए भी उनको हमने ट्रेन किया है। तो अगर किसान को किसी तरह की भी जानकारी लेनी है तो वो फैसिलिटेटर के माध्यम से, अगर उनको कनेक्टिविटी में कोई दिक्कत आ रही है तो उनके माध्यम से वो संपर्क सर कर कितनी बड़ी उपलब्धि मानते हैं आप अपने आप में ये, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के आने से पहले और अभी के समय में आप कितना बड़ा फ़र्क देखते हैं? क्योंकि इससे पहले अवेयरनेस में एक बहुत बड़ी बाधा थी जो कि किसानों के लिए थी, और नहीं मालूम था कि कहाँ से इन्फॉर्मेशन मिलेगी, किसी से पूछना, जानकारी कलेक्ट करना। तो कितना बड़ा चेंज देखते हैं आप अपने आप में? देखिए अंकुश जी, आप भी जब आप बचपन में थे तो उस समय किस तरह का वातावरण होगा, और आज की डेट में आप जिस तरह से टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं, कितनी समय कितना जल्दी से बीत रहा है और हम पूरी दुनिया से हर विषय पे कनेक्टेड हैं।
जी। तो हमारा किसान क्यों ना कनेक्टेड रहे। और हमने यही प्रयास किया है कि पहले जो था, आज ना समय हमारे पास है ना किसान के पास है, क्योंकि जो काम करने वाला किसान है वो ये चाहता है कि जिसके अंदर कोई कुछ करने की इच्छा शक्ति है या जिसके अंदर कोई स्किल है काम करने की, वो ये चाहता है मुझे जानकारी मिले। जी। और जानकारी कहाँ से मिले, अब उसको यही एक उसको ढूंढना है। जी। तो हमने ये प्रयास किया है इस केकेजी के माध्यम से, इन ऐप जो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के माध्यम से, कि मान लो मेरे पास 10 टन चावल बेचने के लिए है, ठीक है, और बासमती की एक अच्छी मतलब वैरायटी और विद ऑल क्वालिटी पैरामीटर्स, जी। और मुझे वो अपने चावल को किसी विदेश में बेचना है। तो हमने ऐसा भी एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म किसानों के लिए तैयार किया, और जितने भी जैसे नियाम हैं या और भी जितने भी वर्चुअल प्लेटफॉर्म्स हैं, उनको भी उस ऐप के माध्यम से अपने केकेजी में हमने अपलोड कर दिया है। किसान अपनी फसल को, अगर उसके पास क्वालिटी है, क्वांटिटी है, वो अपनी फसल मतलब उसका प्रोड्यूस जो है कहीं भी बेच सकता है, और इसके लिए वो स्वतंत्र है। और यही प्लेटफॉर्म हमने किसानों को दिया है। जी। यही प्लेटफॉर्म हमने दिया है कि वो किसी भी वैज्ञानिक से बातचीत कर सकता है, और ये प्लेटफॉर्म दिया है कि उसको हर स्कीम की जानकारी रहे, कहाँ से मिलेगी और उसका लाभ कहाँ से मिलेगा। लेकिन मैं ये भी समझना चाहूँगा, कैपेसिटी बिल्डिंग की बात जब की जाती है, स्किल डेवलपमेंट की जब बात की जाती है, तो क्या इसमें भी केकेजीज का ही कंट्रीब्यूशन है या इसके लिए कुछ अलग से आपका प्रोग्राम चल रहा है? नहीं, जैसे केकेजी एक माध्यम है, ये मतलब एक बड़ा कंपोनेंट है हम अपने प्रोजेक्ट में, लेकिन जैसे हमारा एक कंपोनेंट है अवेयरनेस प्रोग्राम्स का और स्किल डेवलपमेंट का। जी। तो इसके माध्यम से हम किसानों को, जैसे यूनिवर्सिटी में हमने 2 वर्ष पहले लगभग 41 स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग्स करवाई किसानों को। जी। जिस विषय में अपने साइंटिस्ट एक्सपर्ट थे उनको हमने फंडिंग किया, और उन्होंने अपने अपने विषय में हर ट्रेनिंग में किसानों को यहाँ बुलाकर 50 के करीब 2-2, 3-3 दिन या 4-4 दिन की ट्रेनिंग करवाई। जी। दूसरा हमारे पास है कि जैसे किसान मिला है। जी। पिछले वर्ष भी हमने अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जाके, बिल्कुल गांव में जा कर के ब्लॉक स्तर पर उन किसान मेलों का आयोजन किया है। एक हमारा जो कृषि विश्वविद्यालय का किसान मेला वो बड़े लेवल पे होता है, लेकिन उसके अलावा भी हमने ये प्रयास किया है कि हम ब्लॉक स्तर पर जा कर के किसान मेलों का आयोजन करें, ताकि वहाँ के लोगों को जानकारी हो कि कृषि में किस तरह की अभी उन्नति प्रगति हुई है। और ये ज़्यादा ज़रूरी भी रूरल एरियाज़ में, रूरल एरियाज़ के लिए। बड़े इंटरनल एरियाज़ में, जैसे सुंदरबनी में एक अंदर गांव में, इधर रामनगर ऊपर एक कोल्डी गांव है, वहाँ पर जाके हमने किया। तो इस तरह के प्रयास हमारे केकेजी के अलावा भी चल रहे हैं। जी सर, किस तरह का रोल जो है फार्मर्स अभी प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस यानी कि एफपीओज़ में निभा रहे हैं? फार्मर्स की इनकम किस तरह से उसमें बढ़ रही है या और बेहतर हो रही है, और किस तरह से आपकी तरफ से उनको सपोर्ट मिल रही है इस समय एफपीओज़ को? बिल्कुल, हम सब जानते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्कीम लॉन्च की थी 10,000 एफपीओज़ की। जी। और आज लगभग 6-7 वर्ष उस स्कीम को हो गए हैं। जी। और उसके तहत अगर मैं जम्मू डिवीज़न की बात करूं तो लगभग 163 एफपीओज़ अपनी बनी हुई हैं। जी। अभी पिछले दिनों मैं हैदराबाद में था, तो वहाँ पर एक मैनेज में, तो वहाँ पर अपनी एक वर्कशॉप हुई कि किस तरह से हम एफपीओज़ को फर्दर स्ट्रेंथन कर सकते हैं, और काफ़ी सारे हमने इश्यूज़ को चॉक आउट किया है, उस पर डिस्कशन की है। और कल से जैसे अपना एक स्टेक होल्डर्स मीट है कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं एफपीओज़ के, उनको हम एक स्क्वाश के बैनर तले यहाँ पर 2 दिन की एक बड़ी वर्कशॉप करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे बैंकर्स रहेंगे, जिसमें हमारी प्राइवेट कंपनीज़ रहेंगी। मैंने जो हमारा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जो हमें फैसिलिटेट कर रहा है एफपीओज़ की स्ट्रेंथनिंग में, वो रहेगा हैदराबाद से। देन कृषि विश्वविद्यालय जम्मू और कश्मीर दोनों के वैज्ञानिक इसमें रहेंगे। सीबीबीओज़ रहेंगी जो एफपीओज़ बना रही हैं, फंडिंग एजेंसीज़ रहेंगी जो एफपीओज़ को फंडिंग कर रही हैं, प्लस एफपीओज़ के अपने जो रिप्रेजेंटेटिव इसमें रहने वाले हैं। तो हमने पिछले 2 वर्षों में एफपीओज़ के जो हमारे मेंबर्स हैं उनके लिए भी ट्रेनिंग्स की हैं, और डेवलपमेंट डिपार्टमेंट्स के जो लोग एफपीओज़ को देखने वाले हैं उनके लिए भी ट्रेनिंग्स की हैं। और इसको फर्दर स्ट्रेंथन इसको फर्दर हम ये जो 2 दिन की हमारी मीटिंग है, इसको हम फिर पॉलिसी लेवल पर लेकर के आएंगे कि किस तरह से हम
सारे स्टेक होल्डर्स को एक बैनर के नीचे ला के, क्योंकि हर स्टेक होल्डर की अपनी अपनी कोई परेशानी है। मान लो एफपीओ को कोई लोन चाहिए तो बैंकर के यहाँ उसको दिक्कत आती है, तो वो आमने सामने जब बैठे होंगे, डिस्कशन होगी, तो सारी समस्याओं का समाधान इसी मीट के द्वारा हम करेंगे। और इसके बाद हम जो है फिर से एफपीओज़ की ट्रेनिंग के लिए जाएंगे जो इश्यूज़ हमें यहाँ आइडेंटिफाई होंगे। जी। तो ये हमारा प्रयास रहेगा कि मैं ये नहीं कहता कि जो 163 एफपीओज़ हैं हम सभी को डेवलप कर पाएंगे, लेकिन हमारा ये प्रयास है कम से कम 30 या 40 ऐसी एफपीओज़ को हम स्क्रीन आउट करें और एक जम्मू के लिए और जम्मू कश्मीर के लिए एक ऐसा मॉडल डेवलप करें पूरे देश के लिए, ताकि दूसरे स्टेट में या दूसरे राज्यों में भी लोग उनको देखें और अपने आप को मोटिवेट करें एफपीओज़ में आगे बढ़ने के लिए। सर, जब भी कुछ हम नया करते हैं तो चैलेंजेस बहुत ज़्यादा आते हैं, तो मैं ये भी जानना चाहूँगा कि क्या क्या इस तरह के चैलेंजेस रहे अभी तक के जो कि आपको लगा कि बीच में बाधाएं आ रही हैं इस सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के लिए? देखिए, जब कोई भी इंसान है, कोई नया काम करता है जी। तो एक नेचुरल फिनोमेना है कि उसको विजुअलाइज करना, उसका एक विज़न जनरेट करना अपने दिमाग में, उसको किस तरह से करना है, फिर उसको इम्प्लीमेंट करना। जी। विज़न हम क्रिएट कर लेते हैं, जैसे हमने किया कि हम 2000 केकेजीज़ बनाएंगे पूरे उसमें स्टेट में। जी। उसके बाद ये अलग अलग कंपोनेंट्स इसकी हमने चर्चा की। लेकिन जब हम इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं और स्पेशली जब गवर्नमेंट सेक्टर में हम किसी भी चीज़ को इम्प्लीमेंट करने जाते हैं, काफ़ी सारे प्रोसीजर्स हैं, काफ़ी सारी बार्स हैं जिनको हमें फॉलो करना है, टाइमली, लेकिन हर कंपोनेंट की एक टाइम लिमिट है, उस टाइम लिमिट के अंदर हमें ये सारी चीज़ों को कवर करना है। प्लस हमारा उद्देश्य क्या है, किसान को उसके जो लेवल है उसको बढ़ाना, उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाना, प्लस उसकी स्किल को लेकर के आना। और समय, जैसे मैंने कहा कि समय हमारे पास एक निश्चित है कि हमें 5 साल में ये काम करना है। तो काफ़ी सारे चैलेंजेस आते हैं, लेकिन चैलेंजेस हमेशा हमें कुछ सीखने के लिए ही होते हैं कि अगर कोई चैलेंज आया तो हम किस ढंग से अपनी स्ट्रेटजी को थोड़ा सा बदल के उसको अच्छे ढंग से इम्प्लीमेंट कर पाएँ। तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि ये हर काम में होता है चैलेंजेस, और चैलेंजेस को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए और उससे सीख के हमें आगे बढ़ना ही चाहिए, और इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। सर, जाते जाते क्या इन्फॉर्मेशन आप हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे और क्या मैसेज रहेगा ख़ास तौर पे एग्रीकल्चर जो यंग ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए, फार्मर्स के लिए क्या मैसेज रहेगा आपका? बार बार मैं अपने विद्यार्थियों से ये चर्चा भी करता हूँ, जैसे हमारे पास रावे प्रोग्राम है एक, तो रावे प्रोग्राम में भी स्टूडेंट से यही डिस्कशन होती है कि आप लोग अपनी एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर हमें काम करना है तो अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करिए, क्योंकि डिग्रियां जो होती हैं वो आपकी केवल एक क्वालिफिकेशन होती है। जी। जब तक हम अपनी पर्सनल स्किल को इम्प्रूव नहीं करेंगे किसी विषय पर तो हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे। और ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट जो है अभी आपको जॉब्स प्रोवाइड कर पाएगी, जी। क्योंकि पॉपुलेशन प्रेशर इतना है, रिसेशन इतना है पूरा वर्ल्ड में, तो इसके लिए हमें अपने आप को कैसे अपग्रेड करना है ताकि हम सेल्फ सस्टेनेबल हों और अपना कोई काम शुरू कर पाएँ। हमारे पास बड़े ऐसे अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स हैं, किसान हैं जिन्होंने अपने एक लक्ष्य को स्थापित किया। हमारा एक किसान है विनोद कुमार, यहाँ विजयपुर से, जी। तो मेरे साथ पिछले लगभग 15-20 साल से जुड़ा है, तो काफ़ी सारे प्रयोग भी हमने किए उस पर, और अब अल्टीमेटली वो जैगरी शुगर केन प्रोडक्शन और जैगरी पे काम कर रहा है। तो एक बार हमने उसको अपने ऑडिटोरियम में बुलाया, सम्मानित किया, तो वहाँ पे उसने ये कहा कि जब तक मेरा टर्नओवर अब 1 करोड़ का नहीं हो जाएगा तो मैं किसी मंच पर नहीं जाऊंगा। जी। तो इस तरह के किसान भी हमारे पास हैं, डेडिकेशन है। और ऐसे भी लोग हैं जो IITs से जॉब किए हुए हैं, फॉरेन कंपनीज़ में अच्छी जॉब करते थे अमेरिका में या कहीं डेवलप्ड कंट्रीज़ में, वहाँ से जॉब छोड़ के आके यहाँ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में एग्रीकल्चर सेक्टर में काम कर रहे हैं। तो एग्रीकल्चर एक ऐसा सेक्टर है कि जो कभी भी ख़त्म होने वाला नहीं है। जी। सिर्फ हम इसमें किस तरह की इनोवेशन कर सकते हैं, किस तरह से अपने विज़न को डेवलप कर सकते हैं, तो मुझे नहीं लगता किसी और सेक्टर में इतना अगर पैसा भी है या नहीं है, बट डेफिनेटली एग्रीकल्चर में है, क्योंकि जब भगवान ने ये पेट दिया है
तो एग्रीकल्चर तो उम्मीद है सर होनी कि ही है। एचडीपी का जो प्रोजेक्ट नंबर 20 है, इनोवेटिव एक्सटेंशन अप्रोचेस, ये आगे चलकर और बेहतर करेगा और किसानों के वेलफेयर में और ज़्यादा अपना योगदान देगा। आपने अपना कीमती समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर अपना कीमती समय देने के लिए। मेरी और दूरदर्शन की पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। मेरे साथ इस समय मौजूद थे डॉक्टर विनोद गुप्ता, जो कि प्रोफेसर और हेड हैं डिवीज़न ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन सुकास्ट जम्मू से, और इन्होंने बहुत ही डीपली ये जानकारी दी कि किस तरह से एचएडीपी का जो प्रोजेक्ट नंबर 20 है, इनोवेटिव एक्सटेंशन अप्रोचेस, वो किस तरह से ग्राउंड लेवल पर काम कर रहा है और किस तरह से जो जानकारी है वो आम जनता तक, फार्मर्स तक पहुंचाई जा रही है। फिर मिलेंगे नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।